नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। सियासत क्या है? कहते हैं कि संभावनाओं को संभव करने की कहानी सियासत है और सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता, इसीलिए सब कुछ संभव है। और उसकी एक वानगी आज बिहार में दिखाई पड़ गई है और वो वानगी ये है कि दुश्मन जो 15 दिन पहले तक एक दूसरे को पानी पी पी कर सियासी गालियां दे रहे थे, आज एक दूसरे के साथ हो गए हैं। और ये कहावत एक बार फिर से सच्चाई के रूप में सामने आई है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आम चुनाव में एनडीए से मिली करारी हार ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपने विरोधी लालू यादव के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया है और लालू यादव भी सरपट दौड़े आए और मदद के लिए तैयार नीतीश कुमार के लिए। बिहार की सियासी गलियारों में हाल तक की चर्चा थी कि जेपी आंदोलन से उभरे दोनों दोस्त नीतीश और लालू ने 20 सालों से बातचीत तक नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए के हाथों मिली शर्मनाक हार ने दोनों को फिर से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इसको बाहर से हम समर्थन देंगे बीजेपी को रोकने के लिए। बीजेपी को के ऊपर ये हथौड़ा है। आरजेडी के बदले हुए रुख, जिसमें उन्होंने जनता दल यू के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जनता दल यू बिहार समेत समूचे भारत में धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता का सबसे बड़ा हामी है। बिहार की जीतन राम मांझी सरकार को 243 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए फिलहाल महज 119 विधायकों की दरकार है, क्योंकि 6 सीटें खाली हैं, जबकि जेडीयू सरकार को कुल मिलाकर 124 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि लालू को बिना मांगे अपने 21 विधायकों वाली आरजेडी के समर्थन देने की घोषणा क्यों करनी पड़ी? जुगाड़ टेक्नोलॉजी में माहिर है नीतीश कुमार जी। पहले ही 5 एमएलए को अपना इस्तीफा करके और संख्या बल घटा करके बहुमत में हैं वो, मगर बगैर मांगे हुए राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को अपने परिवार की चिंता है, परिवार में राज्यसभा चाहिए, परिवार में मंत्री चाहिए, परिवार में विधान परिषद चाहिए। कि जब बाढ़ का पानी आता है तो सांप बिच्छू सब एक ही पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, तो उसी तरीके से सांप बिच्छू की तरह ये सब लोग एक ही डाल पे चढ़ के बैठे हैं। कांग्रेस भी उसी डाल पे है, राजद भी उसी डाल पे है, नीतीश जी भी उसी डाल पे हैं। बट हकीकत इन सबको पता है कि जैसे ही चुनाव आएंगे और एनडीए की सरकार आएगी, सबसे पहले यही डाल कटेगी। आम चुनावों से पहले आरजेडी टूट की कगार पर पहुंच गई थी और लालू की पार्टी ने उसका दोष नीतीश सरकार पर मढ़ा था। नतीजा आने के बाद नीतीश को जेडीयू के अंदर भारी विरोध का सामना करते हुए नैतिकता की लाइन लेकर कुर्सी छोड़नी पड़ी। सवाल है कि बीजेपी विरोध के नाम पर बन रहा ये गठबंधन कितना मजबूत होगा, क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षाओं ने 2 दशक पहले लालू नीतीश को सियासी दुश्मन बना दिया था। समय के लिए संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। याद कीजिए 90 का दशक, याद कीजिए मंडल के आसपास की राजनीति और कमंडल का विरोध, और मंडल की राजनीति की अगुआ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके साथ रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। लेकिन महत्वाकांक्षाओं का नतीजा क्या होता है? आखिर आज की तारीख में तीनों पुरोधा मंडल की राजनीति के अलग अलग दिशाओं में, और नीतीश और लालू प्रसाद यादव किस तरह से चुनाव लड़े, जिसे कहा जा सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साधना, एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी और किसी हद तक चले जाना, वैसी लोकसभा में लड़ाई लड़ी गई। रामविलास पासवान तो पहले ही छोड़कर एनडीए का दामन दोबारा थाम चुके थे, और इन सब के बीच जब एनडीए की आंधी आई तो फिर ऐसा लगता है कि मंडल की राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है, और उस कोशिश में लालू यादव फिर से एक निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश में, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि केवल नीतीश नहीं, मैं तो मायावती और मुलायम सिंह यादव का भी आह्वान कर रहा हूं। और इसी क्रम में उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम बताएं कि दरअसल कांग्रेस ने भी यह स्वागत किया है कि एक बार फिर से लालू और नीतीश साथ आ रहे हैं, और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में जब एनडीए की सरकार करीब करीब बनती दिख रही थी तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लग गई और वो चाहती थी कि बिहार की जेडीयू सरकार
तुरंत गिर जाए और लिहाजा लालू का जेडीयू के साथ आना अच्छा कदम है, क्योंकि आपको याद होगा सुशील कुमार मोदी बार बार ये दावा कर रहे थे 50 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, यानी कि सरकार गिराई जानी थी जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाई जानी थी। लेकिन आज जेडीयू और आरजेडी के साथ आने से ये संभावनाएं निर्मूल हो गई हैं और कांग्रेस को ये अच्छा लग रहा है। जीतने के बाद जो पहला प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सरकार को टपल करने का और सांप्रदायिक शक्तियों के कब्जे में करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो बिहार में फेल कर गया। एक आकलन के मुताबिक इस बार बिहार में 39% मत मिला है एनडीए को और लालू प्रसाद यादव को 30%। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 17% मत मिला है और 30 और 17 को अगर हम जोड़े 47% मत हो जाते हैं और मंडल की राजनीति के नेताओं को लगता है कि 39% से 47% बहुत ज्यादा है और हमें जीत आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। लेकिन क्या लोगों का मत इस गुणागणित के साथ होता है या फिर वो ये भी देखते हैं कि कल तक जिसकी दुश्मनी थी आज वो अपने फायदे के लिए कहीं दोस्त तो नहीं हो रहा है। 15 महीने बाद चुनाव है और इसीलिए नतीजे उस वक्त पता चलेंगे कि आखिरकार इस जोड़ तोड़ के मायने क्या है। वैसे कोशिशें जबरदस्त तरीके से तेज हो गई हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज 10 जनपद भी पहुंच गए और 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्होंने बिहार में इस नई राजनीति, इस नई गठबंधन के बारे में उन्हें बताया और साथ ही साथ क्यों गठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी का था उसकी हार हुई, इस बारे में भी सोनिया गांधी को हिसाब दिया। सोनिया जी से चुनाव के बाद कटसी भेजी है, मैं मिलने आया। विशोध ज्यादा चुनाव के मामले में संक्षिप्त में जो बिहार में हुआ वो हमने ब्रीफ किया उनको, इसलिए कि हम गठबंधन में मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस पूरी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। नीतीश कुमार और शरद यादव, क्या इन दोनों के बीच संबंध वैसे ही हैं जो चुनाव पूर्व थे या फिर तलखी आई है? और अगर हम तलखियों की जो बात कही जा रही है उसकी माने तो आपको ये जो बयान है ये देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आज की तारीख में सब कुछ बेहतर नहीं है जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, क्योंकि जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ही कैंडिडेट हैं ऐसा कहा जा रहा है और शरद यादव शायद किसी दूसरे को चाहते थे। लेकिन इन सब बातों को अपने बयान में समेटकर एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही है ध्यान उस पर देना होगा। उनका यह कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव एनडीए के नेताओं के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो एनडीए में आ जाए, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। और इस बारे में अभी तक शरद यादव के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, उनका पक्ष सामने नहीं आया है। लेकिन इस बार आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने चुनाव लड़ा और तीनों सीटों पर विजयी हुई। और जिस सज्जन का आप अभी बयान सुनेंगे, कहा यह जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में इन्हें जगह भी मिल सकती है। धनघुटन की स्थिति में शरद यादव जी हैं, तो अभी जो संपर्क उनका दिख रहा है एनडीए के बड़े नेताओं से और नजदीकी पहले से भी रही है, तो उसके आधार पर एक तरफ उनकी पार्टी के अंदर उनकी बेचैनी और एनडीए के नेताओं के साथ उनका बढ़ता हुआ संपर्क, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बहुत ही जल्दी अगर शरद यादव जी एनडीए में आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शरद यादव एनडीए में आ सकते हैं और एक नई कहानी बिहार में देखने को मिल सकती है। और यह बदलाव की जो कहानी है वो क्या सिर्फ बिहार में देखने को मिल सकती है? जी नहीं, बदलाव हर जगह हो रहा है, क्योंकि 10 सालों बाद एक नई सत्ता दिल्ली में आ रही है और उसका असर हो रहा है और असर सबसे ज्यादा कांग्रेस पर हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश की सभी 14 जिला कमेटियों को भंग कर दिया है। शुरुआत यहां से हुई है और इसके साथ ही साथ 140 ब्लॉक समितियां भी भंग कर दी हैं। पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुई पार्टी के शर्मनाक हार के मद्देनजर यह कार्रवाई की है और कहा यह जा रहा है आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं, दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव। और कांग्रेस के लिए ये एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी और इसीलिए इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं।
इस कमेटी ने अपने सभी 140 ब्लॉक व 14 जिला इकाइयों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है और ये कदम पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए, संगठन को नई गति देने के लिए कदम उठाया गया है। और मैं समझता हूं अगले 1 महीने में पार्टी संगठन को नए सिरे से संगठित करेगी और रीऑर्गेनाइज करके अगले 1 महीने के अंदर नई कार्यकारिणी और नए ब्लॉक और जिलों का गठन करने की कवायद पूरी कर ली जाएगी। ये असर अगर दिल्ली में दिखा तो असर असम में भी दिखा। और असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने दावा किया था कि अगर 7 सीटों से कम असम में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते तो वो इस्तीफा दे देंगे। 3 सीट पर जीत पाई कांग्रेस और अपने इस्तीफे के साथ मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज दिल्ली में थे। तरुण गोगोई और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, इन दोनों ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि बाद में साफ हो गया कि इस्तीफा किसी का भी नहीं हो रहा है। वीरभद्र सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि पार्टी सामूहिक रूप से दोषी है, किसी मुख्यमंत्री का दोष नहीं है, इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल नहीं है। लेकिन तरुण गोगोई ज्यादा भावनात्मक थे और उन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफा देंगे। उन्होंने संभवतः अपना इस्तीफा दे भी दिया सोनिया गांधी को। आज उनकी मुलाकात 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष से हुई थी, लेकिन बाद में सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उनके इस्तीफे को ठुकरा दिया गया और कहा यह भी गया कि अगर असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता तो फिर बाकी के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या होता? क्या होता हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? क्या होता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का? और इन दोनों राज्यों का नाम इसीलिए विशेष तौर से लिया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, बस कुछ ही महीनों बाद। और इसीलिए बार बार कहा यह जा रहा है ये जो असर हुआ है हार का, ये बड़ा ही भीषण है। और इस भीषण असर में देखिए किस तरह से व्यंग्यवान चल रहे हैं और हमले वहां भी हो रहे हैं जहां जहां पहले कल्पना भी नहीं किए जा सकते थे। मसलन राहुल गांधी की टीम। आम चुनाव में यह शर्मनाक हार क्या हुई? राजनीति में कांग्रेस उपाध्यक्ष की जो स्थिति थी, राहुल गांधी की जो स्थिति थी, उसे भी ऐसा लगता है कि चुनौती दी जाने लगी है। अब तक उनके खिलाफ आवाज उठाने की पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब आवाजें उठने लगी हैं, लोग हिम्मत जुटाने लगे हैं। मिलिंद देवरा ने आज कुछ ऐसा कहा जो अपने आप में खबर बन गई। हालांकि राहुल गांधी को निशाना बनाने की भी कोशिश थी और राहुल गांधी को बचाने की भी कोशिश थी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में मिलिंद देवरा ने कहा है कि राहुल गांधी के ज्यादातर सलाहकारों को जमीनी हकीकत की जानकारी ही नहीं है। जिन लोगों के पास चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं था, उन्हीं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने जो भी सलाह दी वो गलत साबित हुई। राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब ये है कि पार्टी में ऐसे विचार वाले लोग अब सामने आने लगे हैं। जनहित के निर्णय उन्होंने समझा कि जनहित का है, पर उनको हम लोग विश्वास में या उनको कन्विंस जनता को हम नहीं कर पाए। तो वो जगह हमने बनाई जिस जगह को भाजपा ने भरी। संवाद की कमी का लाभ कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जो राजनीतिक रूप से अनुभवी नहीं थे, जिनको राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी। वो सलाहकार बन बैठे और गलत सलाह दी। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर हुआ है और ग्रास रूट लेवल से डिस्कनेक्ट हुआ है। पार्टी के नेता जो बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, सहयोगी उसे बेझिझक बयां करने लगे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि राहुल के वन मैन शो की वजह से यूपीए को हार का सामना करना पड़ा। जो लोग अभी बोल रहे हैं इनको पहले बोलना चाहिए था, जब हम सरकार में थे तो बेहतर होता कि उस समय उन चीजों को अगर वो आगे लाते तो शायद उसमें सुधार की गुंजाइश थी। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ियों को यकीन है कि अगर अब भी सोनिया गांधी सब कुछ अपने हाथों में ले ले तो फिर से पार्टी की तकदीर बदल सकती है। सोनिया जी में राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक अनुभव दोनों हैं और हमने इस चुनाव परिणाम में ये देख लिया कि राजनीतिक अनुभव और परिपक्वता की हमें कितनी जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष की सियासी क्षमता पर सवाल पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब की बार उनके नेतृत्व में पार्टी की सियासी दुर्गति हुई है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस आला कमान बदले हालातों में पैदा हुई इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। समय के लिए संजीव त्रिवेदी और नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये कहानी कही जा रही थी आज कांग्रेस के मुख्यालय में कि दरअसल एक ऐसी टीम जो सलाहकारों की टीम थी, जो टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियंस के
जानकारी के बगैर अपने आप को राहुल गांधी से एसोसिएट कर लिए थे, वैसे लोग जो पत्रकार होंगे, वैसे लोग जो कि एनालिस्ट होंगे, विश्लेषक होंगे, उन लोगों ने राहुल गांधी को गलत सलाह दे दिया और इस कारण से हार हो गई। अब देखिए, इस मर्म में जाएं अगर इस बयान के, तो पाएंगे कि राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। दरअसल कोशिश इस बात की जा रही है कि गांधी परिवार को हार की वजहों से बचाया जाए और इस बचाने के क्रम में उन लोगों की जरूर राजनीतिक बलि चढ़ाई जाएगी जो राहुल गांधी से जुड़े हुए थे। लेकिन आखिर में आपने इस स्टोरी के सुना होगा कि सत्यव्रत चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी में ही वो क्षमता है जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। यानी कि अगर नहीं जो बात कही जा रही है वो ये कि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है। अभी तक दबे जबान है ये बात, लेकिन आने वाले दिनों में खुलकर भी बोली जाएगी। अभी तक मिलिंद देवरा ने कैमरे पर नहीं बोला है, पत्रकार अखबार के थे और इंटरव्यू उन्हें ही दिया गया है। लेकिन इस उहापोह के बीच 24 मई की तारीख मुकर्रर की गई है और उस दिन कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आपने देखी, मोदी जी चुने गए प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन अब कौन होगा लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता, ऐसे में जबकि पार्टी को 10 सालों के बाद विपक्ष में बैठना है और संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाएगा फिर से, क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस संसदीय दल का नेता रही हैं। और क्या कांग्रेस संसदीय दल का नेता ही इस बार विपक्ष का भी नेता होगा? ऐसे में जबकि सिर्फ 44 सीटें बची हैं, 55 सीटें चाहिए विपक्ष के नेता के लिए। सब कुछ निर्भर करेगा कि स्पीकर लोकसभा के आखिर तय क्या करते हैं। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं राहुल गांधी बने इस बार कांग्रेस संसदीय दल के नेता, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को बरकरार रहना चाहिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर, क्योंकि अब पार्टी विपक्ष में है और प्रयोग करने का समय नहीं है राहुल गांधी के साथ। That party can be united, kept united only under the leadership of Sonia ji and Rahul ji. Whatever to be done, it has to be discussed within the party. वीरप्पा मोइली चुनाव जीत कर आए हैं। कुछ लोग जो चुनाव जीत कर आए हैं उसमें से वीरप्पा मोइली उन वरिष्ठ नेताओं में से एक, और इनका यह कहना है राहुल गांधी को बनाइए और एआईसीसी को साफ कर दीजिए, बदलाव कीजिए। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसमें भारी फेरबदल कर दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को रहने दीजिए। क्या यह संभव है कि नेतृत्व बच जाए और बाकी सलाहकार और उनके मददगार उनके ऊपर गाज गिर जाए? और फिर क्या यह सब कुछ मददगार साबित हो सकता है? आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि असर हुआ है। अगर असर हुआ है तो फिर जाहिर तौर पर कदम तो उठाए जाएंगे ही, भले ही सोनिया गांधी राहुल गांधी की स्थिति अक्षुण्ण रहे। अब चलिए समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि असर तो उधर भी हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है और यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की सहमति से लिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री को इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि प्रदेश स्तरीय सभी 15 प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। पार्टी ने लोकसभा में हुई करारी हार के बाद यह फैसला लिया है और इससे पहले पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 36 लोगों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था और ये जानकारी आपको हमने कल दी थी। लेकिन आज सभी इकाइयां भंग, यानी कि पार्टी को नए सिरे से पुनर्गठित करना है। और अब बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि इस बार की एनडीए की आंधी में उसका वजूद हिल तो जरूर गया है और बड़ी मुश्किल है। भले ही दूसरे नंबर पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर आए हैं, लेकिन जबरदस्त हार अरविंद केजरीवाल की वाराणसी में और फिर इस बात की संभावना कि दिल्ली में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं जीत न जाए, उन्हें परेशान कर रखी है। और विरोध के अपने अंदाज में न्यायालय की बात न मानते हुए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में वो बंद है तो बाहर उनके समर्थक धरने पर उतारू। आम आदमी पार्टी ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लेकिन अब वापस ले लिया है। पार्टी अब लोगों से मिलने घर घर जाएगी, घर घर जाकर उन्हें समझाएगी और यह अभियान कल से चलाया जाएगा। और इसके साथ ही पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए अब न्यायपालिका से टकराने का इरादा भी जता दिया है और कहा यह गया है कि अब कोर्ट ने जिस तरह से
बॉन्ड नहीं भरने पर केजरीवाल को जेल भेजा है, ये कानून संगत नहीं है और दिल्ली के पटियाला हाउस के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाया जाएगा क्योंकि यह फैसला गलत है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। अदालत के फैसले से हम लोग असहमत हैं और इस देश की न्याय व्यवस्था के हिसाब से हमारा अधिकार है कि अगर हम किसी फैसले से असहमत हैं तो हम उसको ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, हम वो काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बेल बॉन्ड नहीं भरा। उन्होंने कहा कि मामला अवमानना का है और मैं रोज अदालत आऊंगा, सुनवाई के दौरान आऊंगा, तो आप मुझसे 10,000 का मुचलका बेल बॉन्ड मत भरवाइए। अदालत ने कहा कि यह नियम है, आपको भरना पड़ेगा और आप पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, आपको भरना पड़ेगा। और बात ठन गई और अरविंद केजरीवाल ने कहा जी मैं नहीं भरता, तो उसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा बेल बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं भरूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही नेता और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और जर्नैल सिंह बेल बॉन्ड भरने के बाद आज रिहा हो गए। उन्होंने बेल बॉन्ड भर दिया। उनकी गिरफ्तारी धारा 144 तोड़ने और शांति भंग करने के मामले में हुई थी, जबकि योगेंद्र यादव को 30,000 कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। यानी कि उसी पार्टी में पार्टी सुप्रीमो बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं, जेल पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरे सहयोगी और करीबी सहयोगी कहते हैं बेल बॉन्ड भरेंगे और छूटकर बाहर भी आ जाते हैं। चलिए, इन विडंबनाओं के बीच सियासत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी धमक सरहद पार भी है। पाकिस्तान में आखिरकार एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। क्या आना है नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में? क्या वो जो न्योता मिला है उस पर निर्णय लिया जाए और नहीं कहा जाए या हां कहा जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये कहानी हम आपको बताएंगे। बस एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, आप मत जाइएगा कहीं।